जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वो कुछ नियम और लॉस के अंतर्गत होता है। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं जो ये बताते हैं कि कैसे रिफ्लेक्शन होगा, चाहे वो प्लेन मिरर से हो या स्फेरिकल मिरर से। तो आज हम रिफ्लेक्शन के लॉज को पढ़ेंगे। सिर्फ 2 लॉज हैं रिफ्लेक्शन के, उन दोनों रूल्स को आज हम डिस्कस करेंगे। और ये जो लॉज हैं, मज़े की बात ये है कि ये दोनों लॉज जो हैं वो प्लेन मिरर पर भी अप्लाई होते हैं और साथ ही साथ जो स्फेरिकल मिरर्स हैं जैसे कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, उन पर भी ये बिल्कुल सही तरीके से अप्लाई होते हैं, सटीक तरीके से अप्लाई होते हैं। यानी ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है इनको हम प्लेन मिरर पर भी और स्फेरिकल मिरर पर भी दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक हम प्लेन मिरर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर बनाते हैं। ये अपना प्लेन मिरर है, लेकिन अभी ये प्लेन मिरर नहीं बना। एक तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा, तब जा कर के ये बनेगा क्या, अपना प्लेन मिरर। इस पर M और M' से रिप्रेजेंट कर देते हैं। साथ ही साथ एक हम यहाँ पर स्फेरिकल मिरर भी बना लेते हैं। ये कौन से टाइप का स्फेरिकल मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, क्योंकि जो बल्जिंग पार्ट है, जो उभरा हुआ भाग उधर हमने पेंटिंग नहीं किया है, वो उसे रिफ्लेक्शन के लिए छोड़ दिया है। बाकी जो इधर अंदर धंसा हुआ पार्ट है, प्रेस्ड पार्ट है, वहाँ हमने क्या किया है, पेंटिंग कर दिया। तो M और M' ये 2 अपने, एक तो ये प्लेन मिरर हो गया, दूसरा स्फेरिकल मिरर हमने ले लिया है। अब जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसमें पहला लॉ ये कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम I से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ अभी हम दिखाएंगे I से रिप्रेजेंट करके, I इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि जो इंसिडेंस वाला एंगल है, और इस हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरे वर्ड्स में बात करें तो ये I बराबर R होगा। अब I क्या है, R क्या है, यहाँ हम समझते हैं। एक लाइट की रे, जब भी हम रिफ्लेक्शन, हमने बताया था कि हम पूरी बीम को नहीं लेंगे स्टडी के लिए, हम एक सिंगल लाइट की रे को लेते हैं। और वो लाइट की रे होती क्या है, सिंगल लाइट की रे एक सिंगल वेव होती है, ठीक है, जो फोटान से बनती है, फोटान के वाइब्रेशन से उसका फॉर्मेशन होता है। तो एक रे को हम यहाँ से ऑब्जेक्ट से निकाल करके और इस मिरर के इस पॉइंट पर हमने क्या किया है, इंसिडेंट करवा दिया है। मान लिया कि ये पॉइंट क्या है, अपना P पॉइंट है, और ये जो रे है AP हो गई। AP इस आने वाली रे का नाम हो गया। जो रे आ रही है उसको कहेंगे, इस रे को क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इसको इंसिडेंट रे कहेंगे। और फिर क्या करते हैं, जहाँ पर ये लाइट की रे इंसिडेंट हुई है वहाँ पर क्या करें, एक हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्मल का मतलब ऐसा एक लाइन जो मिरर के साथ कितना एंगल बनाए, 90 डिग्री का एंगल बना दे, उसे हम कहेंगे नॉर्मल। और नॉर्मल को भी हम क्या करते हैं, N और N' से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो नॉर्मल के साथ ये जो इंसिडेंट रे है वो कुछ एंगल बनाते हुए आ रही है, और इसी एंगल को हम I कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ इस पॉइंट पर ये लाइट की रे इंसिडेंट हुई। अब यहाँ से होगा क्या, रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि दूसरी साइड तो पॉलिश है, दूसरी साइड जाएगी नहीं। अगर दूसरी साइड जाती तो रिफ्लेक्शन नहीं, ये रिफ्रैक्शन होता, और यहाँ रिफ्रैक्शन के लिए हमने जगह छोड़ी ही नहीं है, दूसरी तरफ हमने पॉलिश कर दिया है। अब क्या होगा कि इस पॉइंट से इंसिडेंट होने के बाद, यहाँ टकराने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद, ये लाइट फिर से इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा और अपने ही मीडियम में ऐसे निकल जाएगी, ठीक है, निकल गई है। और जो निकल गई रे उसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि ये मिरर के सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। और ये भी नॉर्मल से कुछ एंगल बना रही है, और इसी एंगल को हम स्मॉल r कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे स्मॉल r से हमने रिप्रेजेंट किया है। और जब ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो हम बात कर रहे हैं वो ये कहता है कि जितने एंगल से ये जो लाइट की रे इंसिडेंट हो रही है, नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाते हुए आ रही है, उतना एंगल बनाते हुए ये नॉर्मल के साथ जाएगी भी,
जितने एंगल से आ रही है उतने एंगल से जाएगी। इस एंगल को कहाँ से मेजर किया जाएगा, नॉर्मल से मेजर किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसके सरफेस से नहीं, मिरर के सरफेस से नहीं, ये वाला एंगल नहीं, हम क्या करेंगे नॉर्मल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट हो रही है, और नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा वही एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल होगा नॉर्मल के साथ उसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हुआ। अब बिल्कुल यही काम यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करें, एक पॉइंट P ले लेते हैं और यहाँ हम क्या करते हैं, एक लाइट को फिर से हम इंसिडेंट करवा देते हैं। ये इंसिडेंट रे है, और फिर जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट हो रही है उस पॉइंट पर एक हम नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। नॉर्मल यानी कि इस पॉइंट पर कम से कम जिस पॉइंट पर ये हम बात कर रहे हैं, जहाँ हम इंसिडेंट करवा रहे रे को, वहाँ हम क्या कर रहे हैं, उस पॉइंट पर ये नॉर्मल होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए होना चाहिए। तो ये जो लाइट की रे इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाते हुए आ रही है वो एंगल है आई, जिसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और फिर रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या होगा, उतना ही एंगल बनाते हुए जाएगी भी। ये आर भले लिखेंगे इसे, लेकिन आई इक्वल्स टू आर यहाँ भी होगा। जैसे प्लेन मिरर के केस में हो रहा था वैसे ही स्फेरिकल मिरर के केस में भी यही होगा। जो इंसिडेंट वाला एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ये बिल्कुल दोनों में क्लियर है कि ये प्लेन मिरर पर भी काम करता है और ये स्फेरिकल मिरर पर भी काम करता है। जो लॉ है अपना दोनों पर काम करता है। दूसरा जो लॉ है वो ये कहता है कि इंसिडेंट रे, ठीक है, जो आने वाली रे है वो इंसिडेंट रे है, उसके साथ साथ नॉर्मल, ठीक है, एंड रिफ्लेक्टेड रे। देखिए तीन चीज़ें तो हैं ही यहाँ पर, एक इंसिडेंट रे है, एक नॉर्मल है जो हमने ड्रॉ किया है उस पॉइंट पर जहाँ पर लाइट इंसिडेंट हो रही है लाइट की रे, और फिर एक है रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों, इसकी बात करें, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन में ये लाई करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी हम बताते हैं इसको कैसे होता है। ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं, सेम प्लेन में ये तीनों चीज़ें होती हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। अब समझने के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लिया कि ये इंसिडेंट रे है और ये हमारा वाइट बोर्ड एक प्लेन है। इस प्लेन में इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है और ये नॉर्मल भी इसी प्लेन में हमने खींचा है, इसी वाइट बोर्ड पर खींचा है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन में होगी। ऐसा नहीं कि अगर इंसिडेंट रे ऐसे आई, नॉर्मल हमने ऐसे खींचा है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कुछ इस तरह से आगे की तरफ निकल जाए, बाहर की तरफ, या फिर अंदर की तरफ धंस जाए, इस वाइट बोर्ड के अंदर चले जाए। ऐसा नहीं होगा, तीनों एक ही प्लेन में होंगे। बिल्कुल यही काम यहाँ भी हम रखेंगे। यहाँ भी अगर लाइट की रे अगर इस प्लेन में आ रही है, इसी प्लेन में नॉर्मल है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन में होगी, किसी दूसरे प्लेन में नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से ऐसे आई, नॉर्मल ऐसे है और रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरह से निकल जाए, बाहर निकल जाए, या फिर अंदर की तरफ क्या हो, धंस जाए, अंदर चली जाए। ऐसा नहीं होगा। ये तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। यही है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन का जो रूल है, जो लॉ है, वो यही दोनों है। एक तो क्या है कि I इक्वल्स टू R, दूसरा ये जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। ये दूसरा लॉ है, दूसरा नियम है रिफ्लेक्शन का। अब जरा एक और अलग टर्म की बात कर लेते हैं। ये जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ I एंगल बनाते हुए आ रही है, और जा रही है जो रिफ्लेक्टेड रे वो R एंगल बनाते हुए जा नॉर्मल के साथ। लेकिन ये जो एंगल छूट रहा है जो सरफेस के साथ, ये सरफेस के साथ, मिरर के सरफेस के साथ जो एंगल छूट रहा है उसको कहते हैं ग्लैंस एंगल। ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का ग्लैंस एंगल। ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्शन का ग्लैंस एंगल। और ये जो ग्लैंस एंगल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या करता है, ये बताता है ग्लैंस एंगल कि ये जितना छोटा होगा ग्लैंस एंगल, उतना ही रिफ्लेक्शन का अमाउंट ज़्यादा होगा। मतलब अगर हम बात करें अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन का, क्योंकि देखें कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, कि जो सरफेस है वो पूरा अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन ये डिपेंड करता है किस पे, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ग्लैंस एंगल के। ठीक है, ग्लैंस एंगल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हम जो बात कर रहे थे वो क्या था कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो सरफेस होता है ना वो बिल्कुल पॉलिश नहीं होता, कुछ लाइट की रे उसके अंदर घुस जाती है, रिफ्रैक्शन हो जाता है उनका, और कुछ ही लाइट की रे जो है वहाँ से रिफ्लेक्ट हो पाती है, जैसे वाटर है। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। मतलब अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ेगा कब, जब एंगल
ग्लांस एंगल कम होगा, और अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन कब घटेगा, जब ग्लांस एंगल बड़ा होगा तब। ठीक है, बिल्कुल ये वाटर वाला केस है। जैसे मान लिया किसी तालाब में आपको जो है, ये तालाब है, इसके अंदर हमने, इसके अंदर पानी है। वाटर के केस में ये होता है क्योंकि वाटर का सरफेस, ठीक है, कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट भी करता है और कुछ लाइट को ये रिफ्रैक्ट भी कर देता है। मतलब कुछ लाइट का अमाउंट इसके अंदर चला भी जाता है और कुछ लाइट का अमाउंट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के फिर उसी डायरेक्शन में, उसी मीडियम में आ जाता है। जैसे एयर से आई लाइट तो रिफ्लेक्ट होकर कुछ पार्ट इधर चला जाएगा, लेकिन कुछ पार्ट क्या होगा, इसका रिफ्रैक्शन भी हो जाएगा उस लाइट का अमाउंट का। तो यहाँ ये काम आता है। देखिए ग्लांस एंगल का काम क्या होता है कि जैसे मान लिया कि इधर साइड में क्या है, पेड़ है, इधर साइड में पेड़ है और इधर साइड से हम क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं किनारे से। तो जैसे ही हमारा ये पेड़ है, इसकी यहाँ पर इमेज हमें दिखाई देती है, इसकी परछाई हमें वाटर में दिखाई देती है। ठीक है, जैसे हम यहाँ से देखते हैं तो ये इसका जो है, इसका परछाई यहाँ पर हमें वाटर के दिखाई देती है। लेकिन अगर थोड़ा सा हम यहाँ पर एक और पेड़ हो और ये काफ़ी बड़ा हो और यहाँ हम चढ़ जाएं और यहाँ से जब इसको देखेंगे तो देखेंगे कि हमें परछाई जो थोड़ी धुंधली दिखाई देगी या फिर नहीं दिखाई देगी। कारण इसका यही है कि देखिए जब ये ग्लांस एंगल हमारा है जो देखने वाला एंगल है, मान लिया ग्लांस एंगल को हमने क्या किया, थीटा जी कह दिया है, थीटा जी, ग्लांस एंगल को कह दिया है थीटा जी। ठीक है, अगर जब हम नीचे थे यहाँ पर, ठीक है, ज़मीन पर ग्राउंड पर थे, तो ये जो ग्लांस एंगल है वो छोटा है, छोटा है तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा होने की वजह से जो सामने पेड़ हैं या कोई और बिल्डिंग वगैरह है वो आसानी से, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसका इमेज हमें इस वाटर में दिखाई देगा और स्पष्ट दिखाई देगा, क्लियर दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही हम क्या किए, हम खुद एक पेड़ पर चढ़ गए जो इस पेड़ से बड़ा है, तो क्या होगा, हम यहाँ पहुँच गए भाई। अब क्या होगा, हमारा ग्लांस एंगल अब बढ़ चुका है, जो थीटा जी डैश है वो बढ़ चुका है, जो थीटा जी डैश है वो थीटा जी से बढ़ चुका है। अब एंगल बढ़ेगा, ग्लांस एंगल बढ़ेगा तो रिफ्लेक्शन का अमाउंट घट जाएगा, तो रिफ्लेक्शन अब क्या होगा, घट जाएगा। अब क्या होगा कि ये जो सामने दूसरी साइड में जो बिल्डिंग है या फिर जो पेड़ है उसकी इमेज, उसकी शैडो, ठीक है, इस वाटर के अंदर थोड़ा क्लियर कम दिखाई देगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि न दिखाई दे, क्योंकि अब इस केस में क्या होगा कि रिफ्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, लाइट की रे इसके अंदर चली जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा और रिफ्लेक्शन जो है वो अमाउंट कम हो जाएगा। तो ग्लांस एंगल का यहाँ पर इंपॉर्टेंस है। तो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ये पढ़ा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। दूसरा जो लॉ कहता है कि ये तीनों रे जो हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही सेम प्लेन में होते हैं। और एक हमने तीसरी चीज़ भी पढ़ा कि ग्लांस एंगल का क्या इंपॉर्टेंस है। ग्लांस एंगल का इंपॉर्टेंस यहाँ पर वाटर के केस में है जहाँ पर रिफ्लेक्शन भी हो रहा है कुछ पार्ट और कुछ पार्ट जो रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, वहाँ पर अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन डिपेंड करता है कि कितना अपना ग्लांस एंगल है। ग्लांस एंगल अगर जो ग्लांस एंगल है, जो रिफ्लेक्शन है, मान लिए रिफ्लेक्शन ये बढ़ेगा कब, जब ग्लांस एंगल जो है वो घटेगा। ठीक है, और यही रिफ्लेक्शन ये घटेगा कब, जब अपना ग्लांस एंगल बढ़ जाएगा तब। ठीक है, तो ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन ग्लांस एंगल के। ग्लांस एंगल बढ़ा तो ये घट जाएगा, ग्लांस एंगल घटा तो ये बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल इसका सीधा सा एग्जांपल क्या है, वाटर के केस में देखा जाता है। तो ये था आज का जो है डिस्कशन, जिसमें हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा और साथ ही साथ हमने ग्लांस एंगल के बारे में भी जानकारी ली और इसका जो यूज़ होता है, इसका जो इम्पॉर्टेंस है वो भी हमने देखा कि वाटर के केस में कैसे जो है इसका इम्पॉर्टेंस बढ़ जाता है। आई होप कि आप सबको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा।